नमस्कार, मैं घनश्याम मीणा, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झुंझुनू। विषय कोड 1002 अप्लाइड फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 इलास्टिसिटी के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट में हुक्स का नियम। हुक्स ने सन 1678 में रॉबर्ट हुक ने कई ठोस पदार्थों पर भार लटकाकर उनकी लंबाई में वृद्धि का अध्ययन किया और भार और लंबाई में वृद्धि के बीच में ग्राफ खींचा गया। तो उसके अनुसार प्रतिबल और विकृति के जो वक्र प्राप्त किए और प्रत्यास्थता का नियम प्रतिपादित किया, तो इसे हुक का नियम कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति या प्रतिबल बराबर ई विकृति। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ई कांस्टेंट आएगा, तो ई को स्थिरांक कहते हैं। तो ई का मान लेफ्ट हैंड साइड में ई इक्वल टू हो जाएगा प्रतिबल अपॉन विकृति। तो इसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ई को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ये प्रतिबल तथा विकृति के परिमाण पर निर्भर नहीं करता। तो विभिन्न पदार्थों के जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जिनका प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है तो वो पदार्थ ज़्यादा प्रत्यास्थ होते हैं। जैसे ठोसों का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है तो ज़्यादा प्रत्यास्थ होते हैं। गैसों का प्रत्यास्थता गुणांक कम होता है तो वो सबसे कम प्रत्यास्थता का गुण गैसों में पाया जाता है। तो इसे प्रत्यास्थ सीमा के में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इसे ही हम हुक का नियम कहते हैं। अब हुक ने अलग अलग, मान लीजिए कोई एक तार है, उसको दृढ़ आधार से एक सिरे को कसा जाता है और दूसरे सिरे से हम अगर भार लटकाया जाए और दूसरे सिरे के समांतर, तार के समांतर उसके सिरे के सामने एक स्केल लगाया जाए, वर्नियर स्केल, जो मेन स्केल पर खिसकता है, तो उसके अनुसार अगर भार को बढ़ाया जाए तो बढ़ाते समय उसके लंबाई में वृद्धि कितनी होती है, उसी प्रकार से भार को घटाते समय उसकी लंबाई में किस प्रकार से कमी होती जाती है। तो इसके बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो उस ग्राफ में निम्न गुण पाए जाते हैं, निम्न बिंदु नोट करने लायक होते हैं। तो ए सामुदायिक क्षेत्र कहलाता है, ए समानुपातिक क्षेत्र कहलाता है। तो जहाँ ओ ए सीधी रेखा है, ओ ए इसको इलास्टिक रेंज कहते हैं, रेखा में है, तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। अतः वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ गुण के रहता है वस्तु में। तो यहाँ हुक के नियम का पूर्णतः पालन होता है। तो इसमें ए बिंदु तक प्रत्यास्थता सीमा रहती है, बी तक भी थोड़ी प्रत्यास्थता वो होती है। तो ए बिंदु पर प्रत्यास्थता सीमा का बिंदु है और ओ ए रेंज इलास्टिक रेंज कहलाती है। अब दूसरा पॉइंट ओ ए बी प्रत्यास्थता सीमा। बिंदु बी पर विकृति का अधिकतम मान है, बिंदु बी पर विकृति का अधिकतम मान है, जहाँ वस्तु के प्रत्यास्थता गुण बी बिंदु पर भी रहता है, तो इसको विकृति का अधिकतम मान है। अगर बी से आगे थोड़ा सा अगर इसको प्रतिबल को बढ़ाया जाए तो सी बिंदु से परे वस्तु में प्लास्टिकता गुण आ जाता है। सी से परे, सी से आगे वस्तु में प्लास्टिकता गुण आ जाता है। भार को कम करने पर तार सीडी पाथ, अगर भार को शून्य कर दिया जाए तो तार सीडी पाथ फॉलो करता है। जैसे चित्र में दर्शाया गया है कि ये सीडी पाथ फॉलो कर रहा है, तार सीडी पाथ फॉलो कर रहा है भार को कम करने पर। तो शून्य भार की स्थिति में तार की शेष विकृति को स्थायी विकृति कहते हैं। अगर भार को शून्य कर दिया जाए तो इसकी विकृति को स्थायी विकृति कहते हैं। इसको
OD से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको स्थायी विकृति OD से प्रदर्शित किया जाता है और इसको स्थायी शेड कहते हैं, इसको परमानेंट शेड कहते हैं। तो कुछ पदार्थों में जो ये होता है सी के बियॉन्ड प्लास्टिकता गुण आ जाता है। तो कुछ पदार्थ जो आसानी से भंगुर होते हैं उनके प्लास्टिक रेंज यानी प्रत्याशा सीमा के पास में ही रहती है, तो आसानी से टूट जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। तो जैसे कांच है तो वो भंगुर का गुण होता है। लेकिन कुछ पदार्थ, कास्ट आयरन है, वो भी भंगुर होता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें प्लास्टिक रेंज अधिकतम होती है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, चांदी, सोना, इनमें प्लास्टिक रेंज हायर होती है। इसको इनमें तन्य पदार्थ कहते हैं। इनके लंबे तार खींचे जा सकते हैं। तो ये अलग अलग पदार्थों की प्लास्टिक रेंज अलग अलग होती है। अब इसके बाद में आते हैं छेदन बिंदु F। छेदन बिंदु F आप देख रहे हैं। इसके बाद में जैसे थोड़ा सा अगर E के बियॉन्ड, अगर इसमें से थोड़ा सा भार बढ़ाया जाए तो ये इसके बाद में E के उपरांत थोड़ी देर बाद में ये टूट जाता है। उसको कहते हैं विच्छेदन प्रतिबल, जो OG अधिकतम विच्छेदन प्रतिबल है, इसका OG विच्छेदन प्रतिबल कहलाता है। तो उसके बाद में ये तार टूट जाता है। तो E के आगे बिना भार के ही विकृति बढ़ती जाती है। जैसे आप देख रहे हैं बिना भार के ही विकृति बढ़ती जाती है कि अगर थोड़ा सा भार बढ़ाया जाए तो उसके पश्चात ये तार टूट जाता है। तो F पर जाकर तार टूट जाता है। इसे विच्छेदन बिंदु या छेदन बिंदु कहते हैं। जैसा कि तो इस प्रकार से हम अलग अलग पदार्थों का अलग अलग टूटन बिंदु या विच्छेदन बिंदु अलग अलग होता है। तो अब आगे पढ़ रहे हैं हम। जैसा कि हमने पढ़ा है कि विकृति 3 प्रकार की होती है, उसके संगत 3 प्रकार के ही प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। नंबर 1 यंग का प्रत्यास्थता गुणांक को Y से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को K से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 अपरूपण गुणांक को ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे यंग का प्रत्यास्थता गुणांक Y। तो प्रत्याशा सीमा में अगर किसी तार के लंबाई के अंदर बल लगाया जाए तो उसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होगी। तो प्रत्याशा सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। Y = अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल एकांक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल या विरूपक बल को हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। इसका मान F/A होता है। इसी प्रकार लंबाई के अंदर से अगर इसी तार के खींचा जाए तो उसकी लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो इसको L ऊपर चल जाएगा, FL/A। तो यहाँ F इसका भार होता है, तार पर लटकाया गया भार होता है, और L इसकी प्रारंभिक लंबाई है, और A अनुप्रस्थ A = πr² अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। l लंबाई में परिवर्तन होता है। तो गणितीय रूप में यदि A = 1 मीटर² हो, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो, और लंबाई में उतनी वृद्धि हो जितनी इसकी लंबाई है, यानी कि 1 मीटर अगर तार है तो उसकी टोटल लंबाई हो जाए 2 मीटर, तो l = L हो जाएगी। लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभ में लंबाई दोनों बराबर हो तो उस केस में Y = F आ जाएगा। तो ये L और L बराबर है, A का मान 1 ही है, तो Y = F। अतः एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक उस बल के बराबर होता है जो तार की लंबाई में दुगनी वृद्धि कर दें। तो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का यंग का प्रत्यास्थता गुणांक उस बल के बराबर होता है जो तार की लंबाई में दुगनी वृद्धि कर दे। तो इसका मात्रक N/m² होता है। द्वितीय प्रकार का जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसे K से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्यास्थता सीमा में अविलंब प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको K से प्रदर्शित करते हैं। K = अविलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। अविलंब प्रतिबल F/A का होगा, क्योंकि अगर किसी सतह के लंबवत बल लगाया जाए तो उसमें सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल या
विरूपक बल को हम अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। इसी प्रकार से उसके आयतन में परिवर्तन अपन प्रारंभिक आयतन को आयतन विकृति कहते हैं। तो इसको F/A दाब के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं बराबर P V नीचे जाके ऊपर गुणा हो जाएगी, नीचे से ऊपर अपॉन स्मॉल v। यहाँ P = F/A दाब के बराबर होता है। दाब लगाने से आयतन में कमी होती है, इसलिए नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन इसलिए दिखाया गया है कि दाब लगाने पर आयतन में कमी होती है, अतः ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है। यदि इस समीकरण में v बराबर v हो, यदि v बराबर स्मॉल v हो, तो उस केस में k = -p हो जाएगा, यानी k = p हो जाएगा। अर्थात k का मान उस दाब के बराबर होता है, k का मान या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान उस दाब p के बराबर होता है जो वस्तु में लगाने पर उसका आयतन आधा कर दे। दाब लगाएंगे तो आयतन में कमी होगी, तो आयतन आधा कर दें, आधा रह जाए, प्रारंभिक आयतन का आधा रह जाए, तो उसको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अलग अलग ठोसों, द्रव और गैसों का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अलग अलग रहता है। ठोसों का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक सबसे अधिक होता है, गैसों का उससे कम होता है, द्रव का उससे कम होता है, गैसों का सबसे कम होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को ही संपीड्यता कहते हैं। तो गैसें सबसे ज़्यादा संपीड्य होती है, उससे कम संपीड्य द्रव होते हैं, और सबसे कम संपीड्य ठोस होते हैं। ठोसों को दबाया नहीं जा सकता है, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, द्रवों को थोड़ा कम संपीड्य होते हैं। तो इस प्रकार से इसे संपीड्यता कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसको अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात को हम अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यदि स्पर्श रेखीय बल F अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर कार्य करें और थीटा अपरूपण विकृति हो, तो उस केस में ईटा = अपरूपण प्रतिबल अपन अपरूपण विकृति F/A/थीटा। तो F नीचे चल जाएगा, A थीटा हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 1 रेडियन हो तथा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ईटा = F हो जाएगा। अतः शब्दों में अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक ईटा उस स्पर्श रेखीय बल के मान के बराबर होता है जो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले A = 1 मीटर स्क्वायर होता है। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार में एकांक रेडियन की विकृति उत्पन्न कर दें। थीटा = 1 रेडियन की विकृति उत्पन्न कर दें, उसे कहेंगे हम एक अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। तो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक और ठोस द्रव गैसों में जो होता है, ठोस द्रव वो गैसों में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, लेकिन तरलों जिसे द्रव और गैसें कहते हैं के लिए यंग का प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक नहीं होते हैं इनमें। तो इस प्रकार से आपका ये तीनों प्रत्यास्थता गुणांक हुए। थैंक यू।